आसमान चमक रहा है और नीचे शंघाई सिटी का चौड़ा नजारा दिखता है। इमारतें तट की तरफ दूर तक फैली हुई है। बेडरूम के अंदर एक औरत पालने के पास बैठी अपने न्यूबॉर्न को दूध पिला रही है। वो प्यार से नीचे उसकी तरफ देखती है। वो कहती है कि जैसे ही चेंचन का पेट भरता है वो तुरंत सो जाता है। वो बताती है कि अगर वो तंदुरुस्त बड़ा हो जाए तो उसे अपनी नींद खोने की भी परवाह नहीं। बच्चा उसकी बाहों में चुपचाप दूध पीता रहता है। अचानक उसकी आंखें पूरी खुल जाती है। उसकी एनर्जी लगातार बढ़ने लगती है। अपने मन में उसे एहसास होता है कि वो एक न्यूबॉर्न में ट्रांसमाइग्रेट हो गया है, जिसका दिमाग अभी पूरी तरह विकसित भी नहीं हुआ। वो पालने में लेटा ऊपर देखता है। तभी उसके सामने एक अजीब सा इंटरफेस दिखाई देता है। उसमें उसकी पहचान दिखती है और लिखा है कि वो सिर्फ 33 दिन का है। उसका बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी है और उसके पास कोई स्पेशल एट्रीब्यूट नहीं है। तब उसे समझ आता है कि उसे किसी तरह की चीट एबिलिटी मिल गई है। 3 महीने बाद उसके माता पिता पालने के ऊपर झुककर उसे देखते हैं। वो बिना रोए खुशी से पैर मार रहा है। उसका पिता उसकी तारीफ करता है कि वो कितना समझदार है। वो कहता है कि बच्चे में साफ टैलेंट है और ये एक ऊंचा जीन यूजर बन सकता है, या कम से कम एक साइबोर्ग तो जरूर बनेगा। उसकी माँ उसके पास खड़ी मुस्कुराती है। बच्चा ऊपर देख रहा होता है। तभी एक नया अचीवमेंट एक्टिवेट होता है। क्योंकि वो 10,000 बार पैर मार चुका है, उसे एक परमानेंट रिवॉर्ड मिलता है। अब एक ही बॉडी पार्ट को लगातार ट्रेन करने से वो इंसानों की सामान्य सीमा से भी ज्यादा मजबूत होता जाएगा। सिर्फ 3 महीने की उम्र में उसे एहसास होता है कि वो अपना पहला सिस्टम टास्क पूरा कर चुका है और अब उसकी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ सकती है। वो सोचता है कि ये जीन यूजर्स और साइबोर्ग्स आखिर है क्या। वो खुद को किसी सुपर हीरो जैसा कल्पना करता है। वो वेब स्लिंगिंग पावर्स और मैकेनिकल आर्मोर के बारे में सोचता है। लेकिन बिस्तर पर लेटे लेटे उसका चेहरा फिर से खाली हो जाता है। 4 महीने बाद शांत लिविंग रूम पर रात छा जाती है। 4 महीने की उम्र में वो रात के समय फर्श पर रेंगता है जबकि सब सो रहे होते हैं। वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। उसकी वाइटैलिटी और कोऑर्डिनेशन सुधरते रहते हैं और उसकी क्राउलिंग और बेहतर हो जाती है। वो सिर्फ अंधेरे में ट्रेनिंग करता है ताकि उसके माता पिता को शक न हो। 1 महीने बाद वो खड़ा होता है और संतुलन के लिए हाथ फैलाकर छोटे कदम आगे बढ़ाता है। उसका शरीर फिर बेहतर होता है। वो सिर्फ 5 महीने की उम्र में चलना सीख जाता है। 6 महीने की उम्र में वो अपने माता पिता के बीच सोफे पर शांति से बैठकर टीवी देखता है। अब वो एक नॉर्मल बेबी की तरह बिहेव कर सकता है और किसी का ध्यान नहीं खींचता। खबरों में जीन फ्यूजर्स और साइबोर्ग्स खतरनाक क्रीचर से लड़ते हुए दिखते हैं। ये देखकर उसे समझ आता है कि ये दुनिया वो अर्थ नहीं है जिसे वो पहले जानता था। डरावने मॉन्स्टर्स की तस्वीरें दिखाई देती है। उसे समझ आता है कि इस ग्रह में बदलाव हो चुका है और काउंटलेस अनजान क्रीचर्स, जिन्हें बीस्ट्स कहा जाता है, अब मौजूद है। इंसानों ने उनसे लड़ने के लिए 2 रास्ते बनाए। एक रास्ता मैकेनिकल असेंशन है, जिसमें टेक्नोलॉजी से शरीर बदलकर बीस्ट्स को कुचला जाता है। दूसरा रास्ता जेनेटिक फ्यूजन है, जिसमें बीस्ट जीन्स के साथ मर्ज होकर उनकी पावर्स लेकर सुपरनैचुरल एबिलिटीज से लड़ाई की जाती है। वापस पालने में वो अपनी छोटी मुट्ठी भींच लेता है। वो तय करता है कि अपने सिस्टम के साथ उसे बस चुपचाप बढ़ते रहना है, छुपकर इवॉल्व करना है और इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहना है। वो एक तरफ देखता है और अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। तभी डोरबेल बजती है और उसकी माँ दरवाजा खोलती है। एक लड़की अपना नाम क्षू मेंग बताती है। वो कहती है कि वो अभी अभी बगल वाले घर में रहने आई है और एक छोटा सा गिफ्ट देती है। वो पीछे खड़े आदमी की तरफ इशारा करती है और अपने पति शैन जियानिए को मिलवाती है और उसकी बाहों में मौजूद छोटी बच्ची शैन किंगन का भी परिचय कराती है। बच्चा उस बैंगनी बालों वाली लड़की को देखता है। वो इस दुनिया में मिलने वाली उसकी पहली दोस्त बन जाती है। 7 महीने बाद वो फर्श पर आगे की तरफ छलांग लगाता है। उसकी लेग स्ट्रेंथ और जंपिंग एबिलिटी बढ़ती है। जमीन पर उतरते ही वो तुरंत कमरे में दौड़ जाता है। उसकी रनिंग स्पीड और कोऑर्डिनेशन फिर से बढ़ जाते हैं। वो फर्श पर बैठकर खिलौनों से खेलता है और बड़बड़ाता है। उसकी स्पीच और एक्सप्रेशन एबिलिटी भी बेहतर हो जाती है। 7 महीने की उम्र तक वो दौड़ना, कूदना और छोटे छोटे शब्द बोलना सीख जाता है। 8 महीने की उम्र में वो पालने के अंदर लेटकर बार बार सिटअप्स करता है। उसका कोर मजबूत होता रहता है। वो आमतौर पर तभी ट्रेनिंग करता है जब उसके माता पिता आसपास नहीं होते। लेकिन एक दिन उसकी माँ कमरे में आ जाती है। वो उसे पालने के अंदर बैठकर एक्सरसाइज करते देख चौंक जाती है। वो आंखें मलती है और हैरानी से बोल पड़ती है कि चेंचन सच में सिटअप्स कर रहा है। उसकी माँ कुछ देर उसे घूरती रहती है, फिर खुद को समझा लेती है कि ज्यादा काम की वजह से
उसे भ्रम हो रहा है और वो बाहर चली जाती है। वो कंबल के नीचे चुपचाप सोने का नाटक करता है और राहत की सांस लेता है। उसे समझ आता है कि अगली बार और सावधान रहना पड़ेगा। कुछ दिन बाद नहलाते समय उसकी माँ जल्दी से उसके पिता को बुलाती है। पिता भागते हुए आते हैं और बच्चे के शरीर को देखकर रुक जाते हैं। दोनों देखते हैं कि उनका 8 महीने का बच्चा साफ एब्डोमिनल मसल्स दिखा रहा है। पिता गंभीर होकर सोचने लगते हैं। वो उसके ज्यादा खाने और शरीर की बनावट को जोड़ते हैं। फिर अचानक नतीजा निकालते हैं कि उनका बेटा शायद जिंदगी में एक बार मिलने वाला प्रोडिजी है। वो उत्साहित होकर कहते हैं कि बच्चे का भविष्य असीमित है और वो कम से कम एक जीन फ्यूजर या शायद एक साइबोर्ग भी बनेगा। अपने मन में लड़का राहत महसूस करता है। उसे समझ आता है कि वो लगभग पकड़ा गया था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बस जीनियस समझ लिया। बाद में वो अपनी माँ के साथ बैठकर टीवी देख रहा होता है। खबरों में एक ताकतवर मार्शल क्लैन में जन्मे प्रोडिजी के बारे में बताया जाता है, जिसने सिर्फ 2 साल की उम्र में एक हाथ से 20 किलो वजन उठा लिया। उसकी माँ उसका सिर सहलाती है और गर्व से कहती है कि उसका बेटा उन कथित प्रोडिजीज से पीछे नहीं रहेगा। वो आगे देखता है और सोचता है कि क्या वो भी 2 साल का होने पर ऐसा कर पाएगा। समय बीतता है। 2 साल की उम्र में वो स्टोर रूम में खड़ा एक हाथ से 20 किलो का बॉक्स उठा लेता है। वो उसे आसानी से ऊपर पकड़ कर रखता है। तभी उसकी माँ आवाज लगाती है कि किंगन खेलने आई है और उसे बाहर आने को कहती है। वो एक पल के लिए चौंक जाता है, फिर शांत होकर दरवाजे की तरफ चलता है और हैंडल पकड़ता है। दरवाजा खुलते ही बैंगनी बालों वाली लड़की सामने खड़ी होती है। वो हाथ में छोटा सा स्नैक पकड़े शर्माते हुए उसे देती है और अभी भी बच्चों की तरह बोलती है। वो नोटिस करता है कि दोनों की उम्र समान है, लेकिन उसके शब्द अभी भी अस्पष्ट और बचकाने हैं। दोनों ज्यादा साथ खेलते नहीं हैं। वो खाती है और सो जाती है, जबकि वो हर खाली पल में ट्रेनिंग करता है। कभी कभी वो उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। वो उसके वजन के साथ भी आगे रेंगता रहता है और उसे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन एक समस्या है, कभी कभी वो उसके ऊपर ही पेशाब कर देती है। समय फिर बीतता है। 3 साल की उम्र में वो स्टोर रूम में खड़ा एक हाथ से 40 किलो का बॉक्स बिना मेहनत के उठा लेता है। वो खबरों में 4.5 साल के प्रोडिजी को एक हाथ से 30 किलो का डंबल उठाते देखता है और समझ जाता है कि वो उसे पहले ही पार कर चुका है। एक स्टेटस विंडो दिखाई देती है। उसमें दिखता है कि वो अभी भी ऑर्डिनरी रैंक 1 पर है और उसके पास यूज इट और लूज इट एट्रीब्यूट है। वो सोचने लगता है कि रैंक 2 कैसा होगा और क्या वो इंसानी सीमा से आगे जाता है। यही सवाल मन में लेकर वो आखिर पहली बार घर के बाहर कदम रखता है। सड़क पर वो लोगों के बीच बीस्ट जैसे ह्यूमनॉइड्स को चलते देखता है और आसमान में उड़ते मैकेनिकल फिगर्स दिखाई देते हैं। उसे समझ आता है कि वही जीन फ्यूजर्स और साइबोर्ग्स होंगे। वो अपनी माँ और पड़ोसियों के साथ लाइब्रेरी की तरफ चलता है। वो सोचता है कि जवाब ढूंढने के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि उसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अंदर जाते ही वो उनकी आवाजों को अनदेखा कर शेल्फों के अंदर गहराई में भाग जाता है। वो फर्श पर बैठकर किताबें पढ़ने लगता है। किंगन उसे कुकीज देती है, लेकिन वो मना कर देता है और उसे ही खाने को कहता है। पढ़ते पढ़ते वो इस दुनिया की संरचना समझने लगता है। पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि ये म्यूटेटेड अर्थ 6 बायोलॉजिकल लेवल्स में बनती है: ऑर्डिनरी, एडवांस्ड, रेयर, एपिक, लेजेंडरी और मिथिकल। हर लेवल के 9 स्टेजेस होते हैं। ऑर्डिनरी इंसान पहले स्टेज में ही अटके रहते हैं, इसलिए ऊंचे स्तर के प्राणियों के सामने उनका कोई महत्व नहीं होता। पढ़ते हुए उसे एहसास होता है कि अगर उसे इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहना है तो उसे तेजी से बढ़ना होगा। वो लगातार पढ़ाई करता रहता है। उसकी समझ और ज्ञान बढ़ते जाते हैं। सिस्टम उसे पढ़ाई से जुड़ा एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव देता है, जिससे वो अपने दिमाग और शरीर दोनों को ट्रेन कर सकता है। 4 साल की उम्र में वो रोज की ट्रेनिंग और लगातार पढ़ाई जारी रखता है। वो किंगन के साथ किंडरगार्टन शुरू करता है और उनकी टीचर उन्हें अंदर ले जाती है। कुछ ही समय बाद उसकी स्ट्रेंथ फिर बढ़ती है और वो ऑर्डिनरी रैंक 2 तक पहुंच जाता है। वो आसानी से 80 किलो का वजन उठा लेता है। उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस अब बड़ों के बराबर हो जाती है। एक दिन क्लास में कुछ बच्चे किंगन को घेर लेते हैं और उसके कपड़े गीले करने का मजाक उड़ाते हैं। वो सिर झुका लेती है और वो बच्चे उसे चिढ़ाते रहते हैं। ये देखकर वो तुरंत आगे बढ़ता है। वो पलक झपकते ही क्लासरूम के फर्श पर दौड़कर उनके सामने आकर रुक जाता है। बच्चे उसके सामने आते ही सहम जाते हैं। वो उन्हें घूर कर पूछता है कि क्या उन्हें समझ आ गया। बच्चे तुरंत रोने लगते हैं। वो अपने माता पिता को पुकारते हैं और घर जाने की जिद करते हैं। किंगन हैरानी से उसकी तरफ देखती रहती है।
एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है। उसकी इंटिमिडेशन से पूरी क्लास डर जाती है और उसे एक नया टाइटल और एक नया लॉन्ग टर्म टास्क मिल जाता है। कुछ महीनों बाद वो आखिरकार भारी पढ़ाई की शर्त पूरी कर लेता है और उसे एक नया एट्रीब्यूट मिलता है जो उसकी मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी को इंसानी क्षमता की सीमा तक पहुंचा देता है। समय बीतता है और दोनों 7 साल के हो जाते हैं। वो साथ में किंडरगार्टन से ग्रेजुएट करते हैं। एलिमेंट्री स्कूल शुरू होने से पहले की छुट्टियों में वो पहले से भी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करता है। वो भारी वजन उठाता है, वो 2 मीटर से ऊंचा कूदता है, वो 100 मीटर की दौड़ 8 सेकंड से कम में पूरी करता है। अपनी बेहतर बुद्धि की वजह से वो एलिमेंट्री की ज्यादातर पढ़ाई खुद ही पूरी कर लेता है और रात को कंप्यूटर पर पढ़ाई करता है। जल्द ही वो शंघाई सिटी के सनशाइन एलिमेंट्री में दाखिला लेता है और उसकी एलिमेंट्री स्कूल लाइफ शुरू हो जाती है। क्योंकि वो पहले ही मिडिल और हाई स्कूल का मटेरियल पढ़ चुका है, एलिमेंट्री की प्रतियोगिताएं उसके लिए आसान लगती है। वो मैथ कॉन्टेस्ट जीतता है और स्टेज पर फर्स्ट प्लेस ट्रॉफी लेकर खड़ा होता है। हालांकि उसका असली मकसद एलिमेंट्री स्कूल टॉप डॉग टाइटल अनलॉक करना है। स्कूल में जब भी उसे खाली समय मिलता है, वो किंगन की पढ़ाई में मदद करता है और उसके पढ़ने को सुधारता है, जबकि वो शब्दों को बोलने में संघर्ष करती है। वो मेहनत करती है और आखिरकार क्लास में दूसरा स्थान ले आती है, जबकि वो आसानी से पहला स्थान हासिल कर लेता है। अपनी प्रगति तेज करने के लिए वो हर खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है और एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ता जाता है। जैसे ही उसकी स्कूल लाइफ सामान्य होने लगती है, टीचर एक ट्रांसफर स्टूडेंट की घोषणा करती है। एक चांदी बालों वाली लड़की क्लासरूम में अंदर आती है और सबकी नजरें उसी पर टिक जाती है। उसे देखते ही उसे उसकी मौजूदगी में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो डेस्कों के बीच बने रास्ते से आगे बढ़ती है और पूरी क्लास चुपचाप उसे देखती रहती है। किंगन उसके बालों की खूबसूरती के बारे में धीरे से उससे कहती है, लेकिन वो नई लड़की से नजर नहीं हटा पाता और किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे पाता। वो उसे देखता रहता है जब वो अपनी कुर्सी खींचकर बैठती है। वो उसके आसपास महसूस हो रही अजीब उपस्थिति के बारे में सोचता रहता है और अंदाजा लगाता है कि शायद वो जीन फ्यूज्ड ह्यूमन हो या किसी ऐसे इंसान की वंशज हो। अगले कुछ दिनों तक वो किसी से लगभग बात नहीं करती। जैसे ही क्लास खत्म होती है, वो बस अपने डेस्क पर लेट जाती है और हिलती भी नहीं। शुरुआत में क्लास को जिज्ञासा होती है, लेकिन धीरे धीरे सबकी रुचि खत्म हो जाती है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। 1 महीने से ज्यादा समय बाद अचानक वो शांति टूट जाती है। उसके शरीर से एक सफेद तरल निकलने लगता है और उसके कपड़ों व पैरों पर टपकता है। क्लासरूम में बदबू फैल जाती है। छात्र पीछे हट जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो उंगली दिखाते हैं, नाक ढकते हैं और पूछते हैं कि उसके शरीर से क्या निकल रहा है। एक लड़का पीछे से उसके पास आता है। वो मदद करने का नाटक करता है और उसके सिर पर पानी डाल देता है, जिससे वो और भी अपमानित हो जाती है, जबकि वो सदमे में वही बैठी रहती है। बाई एक्सयूई अपनी डेस्क के किनारे को कसकर पकड़ लेती है, क्योंकि वो तरल लगातार सतह पर टपकता रहता है। उसके कंधे कांपते हैं, आंसू उसके चेहरे से नीचे बहते हैं और उसकी गीली यूनिफॉर्म में मिल जाते हैं। वो सिर झुका लेती है, वो होंठ काटती है और रोने की आवाज रोकने की कोशिश करती है। पीछे कुछ क्लासमेट जोर से हंस पड़ते हैं। वो उसकी तरफ उंगली दिखाते हैं, वो नाक ढकते हैं और खुलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। जिसने पानी डाला था वो लड़का पीछे हटता है। वो पेट पकड़कर और जोर से हंसता है। क्लास के पीछे किंगन उलझन में इधर देखती है। वो उसकी तरफ मुड़कर धीरे से कहती है कि बाई एक्सयूई बहुत बेचारी लग रही है और पूछती है कि क्या उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वो पूरे दृश्य को ध्यान से देखता है। एक पल के लिए वो अभी भी उसके बारे में शक करता है। वो सोचता है कि शायद वो कुछ खतरनाक छुपा रही हो, लेकिन इस समय उसे बस एक कमजोर लड़की दिखती है जिसे परेशान किया जा रहा है। वो खड़ा हो जाता है। किंगन तुरंत उसके पीछे आ जाती है। दूसरे छात्र उसकी तरफ देखने लगते हैं। जब वो गंभीर चेहरे के साथ आगे बढ़ता है, वो उसे पक्का जवाब देता है। फिर वो हंस रहे लड़के के सामने रुकता है और उसकी कॉलर पकड़ लेता है। लड़का तुरंत जड़ हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो घबराकर ग्वान चुन का नाम बड़बड़ाता है। वो ठंडी मुस्कान के साथ उसे बाई एक्सवी की डेस्क से पानी साफ करने का आदेश देता है। लड़का कांपता है और जल्दी जल्दी सिर हिलाता है। वो फटाफट टिश्यू निकालता है। उसके हाथ कांपते रहते हैं जब वो डेस्क साफ करना शुरू करता है। एक और छात्र भी तुरंत मदद करने आ जाता है। वो आदेश मानने से डरता है। दोनों बार बार डेस्क साफ करते हैं। वो जरा भी धीमे होने की हिम्मत नहीं करते। सब उसकी रेप्यूटेशन जानते हैं। वो पूरे स्कूल में अपने दिमाग और ताकत दोनों के लिए मशहूर है। बड़े छात्र भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करते। दोनों लड़के घबराकर एक दूसरे को देखते हैं।
आखिर वो तय करते हैं कि वही करना सुरक्षित है जो वो कहे। वो अपनी मुट्ठी कसता है और क्लासरूम के चारों तरफ देखता है। फिर वो बाई एक्सुई को तंग करने वाले सभी छात्रों को तुरंत माफी मांगने का आदेश देता है। छात्र जड़ हो जाते हैं, उनके चेहरों पर पसीना बहने लगता है और वो कांपती आवाज में हामी भरते हैं। एक एक करके वो सिर झुकाते हैं। वो मानते हैं कि वो गलत थे। वो बाई एक्सुई से माफी मांगते हैं। वो वादा करते हैं कि दोबारा उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। बाई एक्सुई अपनी सीट पर चुपचाप बैठी रहती है। वो अभी भी भीगी हुई है और अविश्वास से उन्हें देखती रहती है। किंगन उसके पास खड़ी उसकी हिफाजत करती है। वो एक तरफ खड़ा रहता है और ध्यान से देखता है ताकि कोई फिर से कुछ करने की हिम्मत न करे। बाकी सबके जाने के बाद बाई एक्सुई उनकी तरफ देखती है। उसकी आंखें रोने से लाल है। वो धीरे धीरे लिन जिचन और शेन किंगन को बार बार धन्यवाद देती है। किंगन प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, इसका जिक्र मत करो। वो कहती है कि जरूरत में सहपाठी की मदद करना स्वाभाविक है। उस दिन के बाद किंगन खुद बाई एक्सुई के पास जाने लगती है। वो हर बार उसे भी साथ खींच लेती है और उसे शामिल करने की ठान लेती है। जब भी अच्छा खाना होता है वो सबसे पहले बाई एक्सुई के साथ बांटती है। ब्रेक के समय तीनों साथ में समय बिताने लगते हैं। एक दोपहर वो तीनों बाहर बैठकर टेबल पर रखे स्नैक्स खा रहे होते हैं। बाई एक्सुई हिचकिचाती है। वो धीरे आवाज में कहती है कि उसे कुछ कहना है। फिर वो हल्की सी मुस्कान बनाकर पूछती है कि क्या उन्हें वो इसलिए पसंद नहीं क्योंकि उससे बदबू आती है। जवाब का इंतजार करते हुए उसकी उंगलियां टेबल के किनारे को कसकर पकड़ लेती है। बाई एक्सुई नजर झुका लेती है और धीरे से माफी मांगती है। वो कहती है कि बात भरोसे की नहीं है, बस बचपन से ही आसपास के लोग उसे दूर धकेलते रहे और उससे नफरत करते रहे। उसके मन में एक अंधेरी याद उभरती है। उसका छोटा सा रूप अकेला बैठा है। चारों तरफ धुंधले चेहरे खड़े हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो घुटनों को कसकर पकड़कर बैठी है। वो बिल्कुल अकेली और अनचाही है। वो कहती है कि पहली बार किसी को अपने साथ खड़ा देख उसे ऐसा लगता है जैसे वो सपना देख रही हो। वो हल्का सा ऊपर देखती है, अब भी अनिश्चित। किंगन तुरंत कहती है कि ये सपना नहीं है। वो उसके पास आकर गर्मजोशी से मुस्कुराती है। वो कहती है कि वो भी पहले यही सब झेल चुकी है, इसलिए वो कभी उससे नफरत नहीं करेगी। वो कहती है कि अगर बाई एक्सुई चाहे तो वो उसके बोल खत्म होने से पहले वो मुस्कुराता है और कहता है कि वो हमेशा दोस्त रहेंगे। किंगन खिल उठती है और अपना हाथ बढ़ाती है। अगले ही पल वो बाई एक्सुई को कसकर गले लगा लेती है। बाई एक्सुई एक पल के लिए सख्त हो जाती है, फिर उसका चेहरा बदल जाता है। उसके लाल पड़े चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए दोनों को बार बार धन्यवाद देती है। अचानक वो रुकती है, जैसे उसे कुछ याद आया हो। वो हल्के से आंसू पोंछती है, फिर कहती है कि किंगन और एक्सायो चेन हमेशा उसे खाना देते रहे और दोस्त की तरह रखते रहे, इसलिए वो भी उन्हें कुछ देना चाहती है। बाई एक्सुई अपनी हथेलियां खोलती है। उसकी हथेलियों में एक डोरी पर पिरोए 2 तेज बीस्ट फैंग्स रखे हैं। वो कहती है कि ये पिछले साल उसकी माँ ने उसे जन्मदिन पर दिए थे, अब वो इन्हें उन्हें देना चाहती है। वो उम्मीद करती है कि उन्हें ये बुरे नहीं लगेंगे। वो कहती है कि वो चाहती है कि वो हमेशा सबसे अच्छे दोस्त रहें। किंगन तुरंत हाथ बढ़ाती है और कहती है कि वो जरूर रहेंगे। डोरी उनके हाथों के बीच हल्का सा उठती है। सुनहरी ढलते सूरज के नीचे स्कूल बिल्डिंग के सामने तीनों साथ खड़े होते हैं। किंगन उत्साह से हाथ उठाकर चिल्लाती है कि वो हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। एक पल के लिए सब कुछ गर्म और यकीनी लगता है, लेकिन जैसे ही किंगन को लगता है कि ये दोस्ती हमेशा चलेगी, अचानक कुछ अनहोनी हो जाती है। एक दिन उसे खबर मिलती है और वो जड़ हो जाती है। वो हैरानी से पूछती है कि क्या बाई एक्सुई ने स्कूल बदल लिया। वो शांत होकर जवाब देता है कि उसने खुद उसे विड्रॉल पेपर्स जमा करते देखा था। बाद में ऑफिस के अंदर बाई एक्सुई एक लंबे आदमी के साथ खड़ी है जिसके मैकेनिकल आर्म्स हैं और उसने काले चश्मे पहने हैं। वो कागजात सौंपती है और स्टाफ का धन्यवाद करती है। स्टाफ कहता है कि उसका सारा काम पूरा हो गया है और सारे रिकॉर्ड पूरी तरह गोपनीय रहेंगे। दरवाजे से वो चुपचाप देखता रहता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। तो बाई एक्सुई की पहचान सच में साधारण नहीं थी। उस दिन के बाद वो उसे फिर कभी नहीं देखते। उसका चेहरा धीरे धीरे उनके बचपन से मिट जाता है, जैसे वो बस एक बार गुजरने के लिए आई थी। रात शांति से उतरती है। तारों भरे आसमान में चांद ऊंचा टंगा है। बाई एक्सुई के जाने से भी ज्यादा उसका ध्यान अब आगे होने वाली चीज खींचने लगती है। घर में उसकी माँ राहत भरी मुस्कान के साथ हाथ फैलाकर खिंचाव लेती है। वो कहती है कि वो पूरे दिन अपना नॉवल टाइप करती रही है और अच्छा हुआ एक्सायो चेन ने
उसके कंधों की मालिश कर दी। अब वो काफी बेहतर महसूस कर रही है। वो पीछे पायजामा पहने खड़ा है और उसके हाथ उसके कंधों पर टिके हैं। हेवनली गिफ्टेड रूट की वजह से वो पहले ही प्रोफेशनल मसाज टेक्निक्स सीख चुका है और साफ है कि वो काम भी कर रही है। अचानक टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है। रिपोर्टर बताता है कि क्योटो प्रोडिजी ने फिर कमाल कर दिया है। स्क्रीन पर एक छोटा लड़का एक हाथ से विशाल पत्थर उठा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने 20 जीन्स के साथ फ्यूजन सफलतापूर्वक कर लिया है और अब वो एक हाथ से 1000 का पत्थर उठा सकता है। वो जड़ हो जाता है। उसने तो जीन फ्यूजन शुरू भी कर दिया। उसका पिता कमरे में आता है और टीवी की तरफ देखता है। वो कैजुअली कहता है कि क्योटो प्रोडिजी हमेशा कैमरे पर रहता है। शायद लोग उसे इन्फ्लुएंसर बनाकर चीजें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी मां समझाती है कि वो क्योटो के 1000 साल पुराने मार्शल आर्ट्स परिवार से है। शायद उनके पास एडवांस्ड जीन फ्यूजन टेक्निक्स हो। वो भौहें सिकोड़कर पूछती है कि अपने ही बच्चे को टेस्ट सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं। उसका पिता आप भरता है और कहता है कि मार्शल आर्ट्स क्लैंस में परिवार के लिए व्यक्ति का बलिदान ही जीवन का तरीका है, नहीं तो वो मार्शल आर्ट्स क्लैंस नहीं कहलाते। पीछे उनकी बहस चलती रहती है और वो सिर झुकाकर हिसाब लगाने लगता है। फ्यूजन से पहले वो प्रोडिजी एक हाथ से सिर्फ 100 किलो उठा सकता था। फ्यूजन के बाद वो 500 किलो उठा रहा है, यानी 5 गुना बढ़ोतरी। लेकिन वो अभी सिर्फ 8 साल का है और बिना किसी जीन फ्यूजन के वो पहले ही एक हाथ से 300 किलो उठा सकता है। इस हिसाब से उसका पोटेंशियल उससे भी ज्यादा है। वो धीरे से मुट्ठी भींचता है। उसकी आंखों में दृढ़ता आ जाती है। ऐसे हिसाब से उसे अपने भविष्य पर अब भी भरोसा है। तभी स्क्रीन पर अगली खबर आती है। ब्रेकिंग न्यूज कार्यक्रम को रोक देती है। एक पड़ोसी देश पर भयानक बीस्ट हमला हुआ है। फुटेज में शहर तबाह दिखता है। इमारतें गिर रही है। सड़कों पर धमाके हो रहे हैं। गवाह कहते हैं कि हमलावर एक विशाल म्यूटेंट चूहा हो सकता है। स्क्रीन डरावनी तस्वीरों पर कट होती है। बड़े चूहे जैसे बीस्ट्स शहर में तांडव मचा रहे हैं। लोग घबराकर भाग रहे हैं। एक औरत मदद के लिए चिल्लाती है और एक दानव उसके ऊपर झपटता है। खून स्क्रीन पर फैल जाता है। जांच के बाद अधिकारी पुष्टि करते हैं कि म्यूटेंट चूहे के हमले के पीछे कुछ हेरेटिकल कल्टिस्ट्स भड़का रहे थे। तस्वीर बदलती है और हुड पहने लोग एक भयानक बीस्ट के नीचे खड़े दिखाई देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रतिनिधि घोषणा करता है कि वो उम्मीद करते हैं सभी देश सकुरा कंट्री को इन कल्टिस्ट्स को खत्म करने में मदद देंगे। एक और रिपोर्ट बताती है कि ये तथाकथित कल्ट इंसानियत के खिलाफ एक संगठन है जो गद्दारों ने बनाया है। मुनाफे के लिए वो म्यूटेंट बीस्ट्स के नौकर बन गए और मानव दुनिया में हमले करवाए। लिविंग रूम में वो सिर झुकाकर सोच में पड़ जाता है। अच्छी बात है कि उसका जन्म एक मजबूत देश में हुआ जहां माहौल काफी स्थिर है। उसी स्थिरता ने उसे जिंदा रहने और लगातार बढ़ने का मौका दिया है। अचानक उसकी आंखें खुल जाती है। हवा में गहरी कंपन गूंजती है। पीछे हॉलवे में उसके माता पिता लड़खड़ाते हुए खड़े हैं। वो तेजी से खिड़की की तरफ मुड़ता है। बाहर जोरदार सोनिक बूम गूंजता है। वो तुरंत खिड़की की ओर भागता है। उसकी चप्पलें फर्श पर घिसटती है। वो पर्दा पकड़कर एक झटके में हटा देता है। बाहर रात का आसमान नीली रोशनी की धारियों से भरा है। कई सरकारी साइबॉर्ग्स एक साथ उड़ते हुए ऊपर से गुजरते हैं। उनके मैकेनिकल विंग्स जलते हुए हवा को चीर रहे हैं। इस वक्त इतनी बड़ी संख्या में उनका निकलना उसके सीने को कस देता है। वो बस यही उम्मीद कर सकता है कि कुछ बुरा न हुआ हो। सुबह हो जाती है। धूप में शहर फिर सामान्य दिखता है। स्कूल जाते समय किंगन उसे आवाज देती है और इंतजार करने के लिए धन्यवाद कहती है। वो अपना बैग ठीक करता है और उसकी तरफ मुड़ता है। वो अचानक रुक जाती है। वो उलझन में पलक झपकता है। किंगन पास आकर उसके सीने की तरफ इशारा करती है। उसका बीस्ट फैंग चमक रहा है। वो तुरंत उसे निकाल लेता है। उसके हाथ में पकड़े फैंग से हल्की नीली रोशनी निकलती है। किंगन की आंखें फैल जाती है। क्या ये सच में किसी म्यूटेंट बीस्ट का फैंग है? रोशनी एक बार तेज चमकती है, फिर उतनी ही जल्दी गायब हो जाती है। वो आंखें सिकोड़ता है। तभी उसे समझ आता है कि बाई एक्सयूई के आसपास वो हल्की गैरमानवीय आभा क्यों महसूस होती थी। इसका स्रोत यही फैंग रहा होगा, क्योंकि चमक बस एक पल की थी। वो दोनों ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो व्यस्त सड़कों से होकर आगे चलते रहते हैं। लेकिन पिछली रात साइबोर्ग्स की हलचल और इस फैंग की अजीब प्रतिक्रिया के बीच उसके मन से ये एहसास नहीं जाता कि कुछ बुरा होने वाला है। फुटपाथ पर आगे एक लंबी लाल बालों वाली औरत सड़क के खंभे से टिक कर खड़ी है। वो हल्की मुस्कान के साथ उन्हें पास आते देखती है। उनके गुजरते ही वो अचानक बोल पड़ती है कि कितने प्यारे बच्चे हैं। वो हल्का सा रुकता है। किंगन सिर घुमाकर उसकी तरफ देखती है।
औरत पास आकर पूछती है कि क्या वो भाई बहन है। किंगन तुरंत सिर हिलाती है। वो गर्व से कहती है कि वो भाई बहन नहीं है, वो बचपन के दोस्त है, सबसे अच्छे दोस्त। औरत कमर पर हाथ रखकर हल्का हंसती है। वो कहती है उसे बहुत जलन हो रही है, काश उसका भी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड होता। फिर उसका लहजा बदल जाता है। वो थोड़ा झुककर पूछती है कि इतनी छोटी उम्र में वो दोनों अकेले स्कूल क्यों जा रहे हैं, उनके माता पिता कहाँ हैं? किंगन हिचकिचाती है। वो जवाब देने लगती है, कहती है कि उनके माता पिता। उसके पूरा करने से पहले ही वो अचानक उसकी कलाई पकड़ लेता है। वो बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि अब काफी बातें हो गई। फिर वो किंगन को आगे खींचकर चल पड़ता है। वो कहता है कि उन्हें देर हो जाएगी और उसे चलने को कहता है। दोनों साथ में वहां से दूर चले जाते हैं। पीछे लाल बालों वाली औरत खंभे के पास खड़ी चुपचाप उन्हें देखती रहती है। स्कूल के मैदान से गुजरते हुए वो किंगन को गंभीरता से देखता है और कहता है कि अब से किसी अजनबी के सवालों का यूं ही जवाब मत देना। वो तुरंत सिर हिलाती है और कहती है कि उसे समझ आ गया। स्कूल के बाद आसमान नारंगी हो जाता है और वो घर की तरफ बढ़ते हैं। वो एक संकरी गली में घुसते हैं। किंगन इधर उधर देखकर बेचैन हो जाती है और कहती है कि यहाँ बहुत ज्यादा सन्नाटा है, डरावना लग रहा है। वो बताता है कि अगले हफ्ते इस जगह को गिराया जाने वाला है। यहाँ के लोग पहले ही जा चुके हैं, इसलिए इतनी खामोशी है। अचानक सड़क पर हाई हील्स की आवाज गूंजती है। एक जानी पहचानी आवाज पूछती है कि बच्चे आखिर स्कूल से निकल ही गए। लाल बालों वाली औरत सामने आ जाती है। वो मुस्कुराकर कहती है कि उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, दोनों बच्चे तो पहले से ही उसके सामने हैं। उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। उसे समझ आता है कि स्कूल के बाद वो जानबूझकर सुबह वाले रास्ते से अलग रास्ता लेकर आया था। उसने सोचा भी नहीं था कि वो सच में उनका पीछा करेगी। औरत मीठी मुस्कान के साथ पूछती है कि क्या वो उसके घर चलकर खेलना चाहेंगे। उसके पीछे एक बड़ा ताकतवर आदमी बाहर आता है। वो गुर्रा कर उसे बकवास बंद करने को कहता है। फिर कहता है कि उन्हें बेहोश करो और घसीट कर ले चलो। वो कहता है कि उसे जल्दी है और वो उन्हें पैसे के लिए बेचना चाहता है। आदमी अचानक झपटता है। वो उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है। उसी पल लड़का किंगन के आगे आकर खड़ा हो जाता है। वो पैर जमाता है। वो हथेली आगे धकेलता है, फिर पूरी ताकत से मुक्का मारता है। उसका मुक्का सीधे आदमी के पेट में जा लगता है। एक भारी झटका बाहर की तरफ फैलता है। आदमी का शरीर वार से मुड़ जाता है। उसके मुंह से खून उछलता है। अगले ही पल वो गली में पीछे की ओर उड़ जाता है। वो जमीन पर जोर से गिरता है। लाल बालों वाली औरत की आंखें फैल जाती है। वो बड़बड़ाती है कि ये नामुमकिन है। एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा किसी बड़े आदमी को ऐसे कैसे उड़ा सकता है। उसके प्रतिक्रिया देने से पहले ही लड़का उसके पास पहुंच जाता है। उसका मुक्का औरत पर पड़ता है और उसे सीधे जमीन पर गिरा देता है। वो झट से झुककर फर्श से एक ईंट उठा लेता है। वो खाली गली को चारों तरफ देखता है और समझ जाता है कि आसपास कोई कैमरा नहीं है। वो पकड़ कसता है और तय करता है कि अपनी ताकत खुलने से पहले उन्हें चुप कराना होगा। अचानक जमीन हिलने लगती है, इमारतें कांपती है और आसपास मलबा खड़खड़ाने लगता है। किंगन घबरा जाती है और पूछती है कि अचानक भूकंप जैसा क्यों लग रहा है। तभी दीवार को चीरता हुआ एक विशाल पंजा बाहर निकलता है। कंक्रीट टूटकर बिखर जाता है और कुछ बाहर आने लगता है। इमारतों के बीच एक विशाल चूहे जैसा दानव खड़ा हो जाता है। वो आसमान की तरफ दहाड़ता है और सब पर छा जाता है। मजबूत आदमी और लाल बालों वाली औरत जमीन पर जमे रह जाते हैं, जबकि वो दानव के सामने खड़ा रहता है। दानव अपने बड़े जबड़े खोलकर पास पड़ी औरत की तरफ झपटता है। उसका मुंह उसके चारों ओर बंद हो जाता है। उसका विशाल सिर नीचे झुकता है और कुचलने को तैयार होता है। लड़का अचानक किंगन को पकड़कर खींच लेता है और गली में दौड़ पड़ता है। उनके पीछे विशाल चूहा जैसा दानव सड़क पर खड़ा है। वो घबराकर पीछे देखती है और पूछती है ये क्या है। वो जवाब देता है कि ये एक जायंट म्यूटेंट रैट है। वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और आगे दौड़ता रहता है। वो कहता है कि उन्हें जल्दी सुरक्षित जगह पहुंचना होगा। अचानक छतों से लाल कवच पहने एक आकृति बेहद तेजी से नीचे गिरती है। वो एक ही पल में दानव के पास से गुजरती है। लड़की हैरान होकर देखती है और समझ जाती है कि वो साइबोर्ग है। कवच पहनी औरत हवा में दानव के सामने रुक जाती है। वो अपना हाथ उठाती है और उसकी हथेली में तेज रोशनी इकट्ठी होने लगती है। रोशनी और तेज हो जाती है। वो फायर करती है और दानव की तरफ बेहोश करने वाला धुआं छोड़ती है। वो कई चमकते प्रोजेक्टाइल नीचे दानव पर दागती है। वो हवा चीरते हुए उसके खुले मुंह
और शरीर पर गिरते हैं। सड़क पर एक के बाद एक धमाके होते हैं और मलबा चारों तरफ उड़ता है। दानव सिर पीछे फेंककर दहाड़ता है जबकि धमाके चलते रहते हैं। उसके चेहरे से धुआं उठता है और दांतों से लार टपकती है। औरत बिजली सी ऊर्जा में लिपटी तेजी से उसके पास से निकलती है और एक ही वार में उसके किनारे को चीर देती है। बाद में वो सोफे पर बैठकर खबरें देखता है और सोचता है कि उस लड़की का रैंक ज्यादा ऊंचा नहीं था। उसने पहले पैरालिसिस जैसा असर करने वाली एबिलिटी इस्तेमाल की थी, फिर भी लड़ाई खत्म होने में 7 मिनट से ज्यादा लगे। उसे याद आता है कि जायंट म्यूटेंट रैट्स 3 मीटर से भी बड़े होते हैं और बड़े होने पर अक्सर बायोलॉजिकल रैंक 5 तक पहुंच जाते हैं। वो सोचता है कि कल के खतरे से बच जाना उसकी किस्मत थी। वो तय करता है कि उसे और कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। वो घर में वेटेड स्क्वाट्स करता है। वो बारबेल बार बार उठाता है। उसकी वाइटैलिटी और लेग स्ट्रेंथ बढ़ती है और उसकी स्क्वाट प्रोफिशिएंसी भी ऊपर जाती है। म्यूटेंट रैट का खतरा अब भी बना हुआ है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहती है। जल्द ही दोनों अपना नवा जन्मदिन साथ मनाते हैं। वो केक के सामने खड़े हैं और उनके परिवार आसपास है। इच्छा मांगने के बाद वो एक दूसरे को उपहार देते हैं। वो उसके बालों में हाथ से बना लकड़ी का हेयरपिन लगा देता है। वो खिलकर मुस्कुराती है और उसे धन्यवाद देती है, कहती है कि उसे बहुत पसंद आया। समय बीतता है और वो एलिमेंट्री स्कूल से निकलकर मिडिल स्कूल में पहुंचते हैं। कैंपस से बाहर निकलते समय एक नया अचीवमेंट अनलॉक होता है और एक नया एट्रीब्यूट तभी मिलेगा जब वो एक खास टाइटल हासिल करेगा। सिर्फ उसके बारे में सोचकर ही वो उत्साहित हो जाता है। छुट्टियों में वो रोज कड़ी ट्रेनिंग करता है ताकि उसकी ताकत तेजी से बढ़े। वो पीठ पर बड़ा पत्थर रखकर अनगिनत वेटेड पुशअप्स करता है और उसकी फिजिकल एबिलिटीज लगातार बढ़ती रहती है। स्कूल शुरू होने से ठीक पहले उसका बायोलॉजिकल ग्रेड कॉमन रैंक 3 तक पहुंच जाता है। एक लंबी दूरी की स्पीड रन पूरी करने के बाद उसकी वाइटैलिटी, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन, रनिंग स्पीड और रनिंग प्रोफिशिएंसी सब तेजी से बढ़ जाते हैं। उसके फिजिकल स्टैट्स उछाल मारते हैं। अब वो एक हाथ से 700 किलो उठा सकता है, 4 मीटर ऊंचा कूद सकता है और 100 मीटर 6 सेकंड में दौड़ सकता है। वो सोचने लगता है कि अब क्योटो प्रोडिजी कितना ताकतवर होगा। स्कूल शुरू होने से एक रात पहले खबरों में उसी प्रोडिजी की चर्चा होती है। 14 साल का वो लड़का जाइंट एंड जीन्स के साथ फ्यूजन कर चुका है और एक हाथ से 2000 किलो का एलॉय ब्लॉक उठा रहा है। जीन फ्यूजन ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। सबसे कम अनुमान से भी वो हिसाब लगाता है कि उसकी मूल ताकत करीब 400 किलो होगी और उसे एहसास होता है कि वो अब भी उससे ज्यादा मजबूत है। वो हाथ में फल पकड़े मुस्कुराता है और सोचता है कि अगर वो भी एक दिन जीन फ्यूजन करे तो कितना रोमांचक होगा। नीले आसमान के नीचे उसकी मिडिल स्कूल लाइफ आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। क्योंकि वो एलिमेंट्री में पूरे शहर में पहला आया था, कई बड़े स्कूल उसे बुलाना चाहते थे। आखिर वो शंघाई मिडिल स्कूल चुनता है, इस शर्त पर कि किंगम भी उसी स्कूल और उसी क्लास में पढ़ेगी। रजिस्ट्रेशन के दिन प्रिंसिपल और क्लास टीचर खुद उसका स्वागत करते हैं और स्कूल का नाम रोशन करने को कहते हैं। कुछ औपचारिक बातें करने के बाद वो जल्दी से निकलने का मौका ढूंढ लेता है। असली वजह स्कूल की शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है। क्लास शुरू होने से पहले ही दोनों साथ बैडमिंटन कोर्ट पर पहुंच जाते हैं। किंगन मुस्कुराकर उसे शुरू करने को कहती है। वो रैकेट घुमाती है और शटलकॉक को घुमावदार शॉट से उड़ा देती है। वो हाथ उठाकर हवा में ही शटलकॉक पकड़ लेता है। तभी एक सीनियर छात्र कोर्ट पर आता है और कहता है कि ये जगह सीनियर्स की है। 2 और छात्र पास आकर मजाक में कहते हैं कि वो लड़का रह सकता है, लेकिन वो उससे बारी बारी स्पारिंग करेंगे। वो उसे खेलना सिखाने की भी बात करते हैं। वो मना कर देती है और कहती है कि नियम तो नियम है, क्योंकि वो पहले आए थे। वो आगे बढ़कर उन्हें उससे दूर रहने को कहता है और याद दिलाता है कि पहले आने वालों का हक है। सीनियर मुस्कुराता है और कहता है कि वो कोर्ट लेगा ही, चाहे पहले कोई भी आया हो। वो हाथ में शटलकॉक कसकर पकड़ता है। वो उसे ऊपर उछालता है। वो उछलकर रैकेट नीचे की तरफ घुमाता है और कहता है कि अब से यहाँ के नियम वही तय करेगा। वो रैकेट नीचे मारते हुए कहता है कि यही नियम है। शटलकॉक तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। वो घूमते हुए कोर्ट पार करता है। सीनियर रैकेट उठाकर रोकने की कोशिश करता है। शटलकॉक रैकेट से टकराता है। उसके हाथ झटके से पीछे खिंच जाते हैं। उसकी आंखें फैल जाती है और मुंह खुला रह जाता है। उसके चेहरे पर पसीना बहने लगता है। बाकी लोग सदमे में उसे देखते रह जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि वो बहुत तेज है और पूछता है क्या वो इंसान भी है। दूसरा कहता है शायद वो जीन फ्यूज्ड फाइटर हो। फिर तुरंत कहता है कि वो अभी बहुत छोटा है। चश्मा पहने लड़का चिल्लाता है कि अगर वार चूक जाता
तो उनके बॉस का सिर उठ सकता था। तीनों गहराई से झुकते हैं, वो माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें नियम समझ आ गए। वो कहते हैं कि वो जा रहे हैं और दोनों से खेल जारी रखने को कहते हैं। फिर वो मैदान पार करके भाग जाते हैं। उस दिन के बाद बात फैल जाती है पूरे मिडिल स्कूल में। फिर कोई उन्हें तंग करने की हिम्मत नहीं करता। चमकते आसमान के नीचे किंगन हल्का उछलती है और शटलकॉक की तरफ रैकेट घुमाती है। बड़े कैंपस और बेहतर सुविधाओं के अलावा मिडिल स्कूल एलिमेंट्री जैसा ही लगता है। वो पहले ही सारा कोर्सवर्क पूरा कर चुका है। क्लास में वो ज्यादातर अपनी पसंद की किताबें पढ़ता रहता है। रात में ट्रेनिंग के बाद वो कंप्यूटर के सामने हेडफोन लगाकर बैठता है। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलती है। वो इंटरनेट पर अलग अलग नई स्किल्स सीखता है। हेवनली रूट टैलेंट की वजह से वो धीरे धीरे कुकिंग, फोटोग्राफी, ड्राइविंग, स्विमिंग, विल्डरनेस सर्वाइवल और कई खेल सीख लेता है। जूनियर हाई टैलेंट टाइटल जल्दी अनलॉक करने के लिए वो हर विषय में टॉप पर रहता है। दीवार पर सर्टिफिकेट्स टंगे हैं। उसके पीछे ट्रॉफीज का बड़ा ढेर लगा है। वो स्कूल की तरफ से नेशनल मिडिल स्कूल कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लेता है। वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और प्रोग्रामिंग में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स जीतता है। वो जानबूझकर थोड़ा रुककर खेलता है ताकि बहुत ज्यादा गोल्ड मेडल्स ध्यान न खींचे। एक सेमेस्टर पलक झपकते बीत जाता है। टाइटल अब भी अनलॉक नहीं होता। इसके बजाय उसकी परफॉर्मेंस कई फैंगल्स को आकर्षित कर लेती है। क्लासरूम में लड़कियां खिड़की के बाहर गिफ्ट्स और लेटर्स लेकर खड़ी रहती है। वो अपनी डेस्क पर रखे डिब्बों के ढेर को खाली चेहरे से देखता है। वो कहता है कि उसे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं। शेन किंगन के पास बैठकर वो उसकी कॉपी की तरफ इशारा करता है और उसे पढ़ाता है। उसकी पढ़ाई में मदद करने के अलावा वो पूरा ध्यान आने वाले स्कूल स्पोर्ट्स मीट पर लगाता है। उसे यकीन है कि अगर वो स्पोर्ट्स मीट में छा गया तो जूनियर हाई टैलेंट टाइटल अनलॉक हो जाएगा। इस बार वो सिर्फ शॉर्ट पुट, हाई जंप और स्प्रिंट में नाम लिखाता है। मैदान में वो पूरी ताकत से शॉर्ट पुट फेंकता है। धातु की गेंद आसमान में ऊपर उड़ती है। फिर वो हाई जंप बार के ऊपर से साफ निकल जाता है। उसके बाद वो ट्रैक पर तेज रफ्तार से दौड़ता है और बाकी धावकों को बहुत पीछे छोड़ देता है। ये तीनों इवेंट ताकत, कूदने की शक्ति और गति को दिखाते हैं। इन्हें जीतना मतलब खेलों पर पूरा दबदबा। वो ज्यादा ध्यान खींचने से बचने के लिए खुद को रोकता है। फिर भी पहला स्थान लेना उसके लिए आसान है। क्लासरूम में वापस वो हाथ में गोल्ड मेडल लेकर मुस्कुराता है। शेन किंगन उसके पास अपने मेडल के साथ मुस्कुराती है। अचानक उसकी आंखें फैल जाती है। उसे अपने अंदर ताकत का उभार महसूस होता है। एक सिस्टम स्क्रीन दिखाई देती है। उसके ग्रेड्स और खेल उपलब्धियां पूरे स्कूल से आगे निकल चुकी है। जूनियर हाई टैलेंट टाइटल अब अनलॉक हो चुका है। एक नया बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट भी खुलता है, लॉ ऑफ द जंगल। वो अपने हाथ में पकड़े मेडल को देखता है। आखिरकार ये टाइटल उसका हो गया। एक नया संदेश दिखाई देता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसकी लाइफ एसेंस सारी सृष्टि से ऊपर खड़ी है। वो दूसरे प्राणियों की एसेंस को निगलकर अपनी एवोल्यूशन को बढ़ा सकता है। बाद में वो शेन किंगन के साथ स्कूल गेट से बाहर निकलता है। वो थोड़ी छूकर सोचता है कि लाइफ एसेंस का मतलब क्या है। पीछे से आवाज आती है, एक्सायो चेन, रुको। वो रुकता है और अचानक उसे कुछ याद आता है। किंगन के साथ चलते हुए वो उससे पूछता है कि क्या वो उसका बीस्ट फैंग देख सकता है। वो शांत होकर उसकी तरफ देखती है। वो नेकलेस उतारकर फैंग उसके हाथ में रख देती है। वो ध्यान से उसे देखता है। उसकी आंख हल्की फैल जाती है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है, एबिसल बटरफ्लाई बेस्टरी प्रोग्रेस 1% पहुंच जाता है। उसमें लिखा है कि प्रोग्रेस पूरा होने पर एबिसल बटरफ्लाई की लाइफ एसेंस का थोड़ा हिस्सा निगलने से एवोल्यूशन होगा और उस बीस्ट के कुछ ट्रेट्स या एबिलिटीज मिलेंगे। उसके पीछे एक विशाल काली तितली का रूप उभरता है। उसके हाथ के आसपास बैंगनी ऊर्जा जमा होने लगती है। वो चौंक कर फैंग को देखता है और समझ जाता है कि ये असल में तितली का दांत है। उस रात वो कंप्यूटर के सामने बैठता है। वो सोचता है कि अब जब उसे बीस्ट का नाम पता है तो शायद इंटरनेट पर जानकारी मिल जाए। वो सर्च बार में एबिसल बटरफ्लाई टाइप करता है। स्क्रीन पर कोई परिणाम नहीं मिलता। वो मॉनिटर को घूरता है और बुदबुदाता है कि कुछ भी नहीं है। वो लैपटॉप थोड़ा बंद करता है और सोचता है कि अगर और जानना है तो उसे खुद पता लगाना होगा। वो बैग में हाथ डालता है। वो एक और फैंग वाला नेकलेस निकालता है। वो कहता है कि अच्छा हुआ बाइक्सुई ने तब उसे 2 दिए थे। एक सिस्टम मैसेज आता है, उसने एबिसल बटरफ्लाई की लाइफ एसेंस का थोड़ा हिस्सा निगल लिया है। बेस्टरी प्रोग्रेस 2% हो जाता है। वो फैंग कसकर पकड़ता है और बैंगनी ऊर्जा उसके शरीर को घेर लेती है।
अपने कमरे में वो उसे देखता है और कहता है कि 2% बहुत कम है। वो समझता है कि हड्डी में ज्यादा एसेंस नहीं बचा और उसे इसे पूरा खोलने का दूसरा तरीका चाहिए। अगले दिन से स्कूल के बाद वो रोज शेन किंगन के साथ साइकिल चलाने लगता है। वो पैडल मारता है और वो पीछे बैठती है। वो बताता है कि इससे उसकी ट्रेनिंग और कठिन होगी। लोग घबराकर भाग रहे हैं। वो ये भी कहता है कि अगर फिर कभी जायंट म्यूटेंट रैट मिला तो वो उसे जल्दी सुरक्षित जगह पहुंचा सकेगा। अचानक कोई पुकारता है, जिचन। वो हैंडल पकड़े सिर घुमाता है। एक आदमी उनके सामने आता है और खुद को स्कूल की मार्शल आर्ट्स टीम का टीचर गो बताता है। टीचर गो कहता है कि स्कूल गेम्स में उसका प्रदर्शन इतिहास का सबसे अच्छा था। वो कहता है कि इसलिए वो उसे टीम में शामिल होने का निमंत्रण देना चाहता है। टीचर गो मुट्ठी भींचकर उत्साह से बोलता है। वो कहता है कि उसका खेल का टैलेंट पढ़ाई से भी बढ़कर है और उसे मान जाने को कहता है। वो ये भी कहता है कि फैसला करने से पहले वो टीम को देख सकता है। वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और वो सोचता है कि टीचर गो इतना तेज बोलता है कि उसे मना करने का मौका ही नहीं मिलता। पीछे टीचर गो हाथ हिलाकर कहता है कि मार्शल आर्ट्स टीम का बेस जिम्नेजियम रूम सी है। वो कहता है कि अगर वो खाली हो तो कल आ जाए। वो इंतजार करेगा। शहर की ऊंची इमारतों के पीछे सूरज ढलता है और दिन खत्म होने लगता है। वो अपनी हथेलियां आपस में दबाता है। उसके हाथों के बीच ताकत की लहर फैलती है। वो नीचे देखता है। उसकी हथेली में कुचला हुआ कॉकरोच पड़ा है। वो कहता है कि पहले मारा हुआ कॉकरोच और अभी का मच्छर, दोनों में से किसी ने भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट स्किल को एक्टिवेट नहीं किया। वो नतीजा निकालता है कि सिर्फ मजबूत बीस्ट्स में ही इतनी एसेंस होती है जिसे निगला जा सके। वो नीचे झुककर अपना फोन उठाता है। अगले ही पल वो साइकिल का पैडल दबाता है। अपने अंदाजे को परखने के लिए वो सीधे उस सुपरमार्केट जाने का फैसला करता है जहां बीस्ट मीट मिलता है। थोड़ी देर में वो शहर के मार्केट पहुंचते हैं। अंदर वो मीट सेक्शन में चारों तरफ देखता है। उसे बहुत सा बीस्ट मीट दिखता है, लेकिन सब पैक किया हुआ है। वो सोचता है कि बिना सीधे छुए वो अपनी बात नहीं परख सकता। तभी एक दुकानदार आवाज लगाता है कि ताजा कटा हुआ बीस्ट मीट उपलब्ध है। वो आवाज की तरफ सिर घुमाता है। वो एक कसाई को स्टॉल पर ताजा मीट काटते देखता है। ऊपर लगे बोर्ड पर लिखा है कि मीट अनप्रोसेस्ड है और खाने के लिए सुरक्षित है। वो शेन किंगन से कहता है कि वो यही एक पल रुके। वो कहता है कि वो उस बीस्ट मीट को छू कर आएगा। वो उलझन में उसे देखती है। जब वो स्टॉल की तरफ बढ़ता है, वो बिना ज्यादा समझाए तेजी से स्टॉल तक पहुंचता है। वो ताजा कटे मीट के सामने रुकता है। वो हाथ बढ़ाकर एक टुकड़े पर उंगलियां रखता है। उसके हाथ के आसपास हल्की धाराएं चमकने लगती है। बैंगनी ऊर्जा मीट से उठती है और उसके शरीर में समा जाती है। उसे समझ आता है कि बीस्ट मीट में सच में मजबूत लाइफ एसेंस है। पीछे शेन किंगन हैरानी से देखती है और पूछती है कि वो ठीक है या नहीं और सिर्फ मीट छूकर इतना खुश क्यों लग रहा है। वो मुट्ठी भींचकर मीट का टुकड़ा पकड़े मुस्कुराता है। वो पूछती है कैसा लगा और क्या ये सामान्य मीट से अलग है। वो कहता है कि खास अलग नहीं, बस ज्यादा ताजा है और पूछता है क्या वो भी छूकर देखना चाहती है। वो तुरंत मना कर देती है और कहती है कि वो खुद ही करे। फिर वो कहता है कि जब वो यहाँ आ ही गए हैं तो थोड़ा खरीद कर पकाते हैं। वो चौंक जाती है। वो डिस्प्ले पर लगे दाम देखता है। एक कट की कीमत 2000 प्रति जिन है। गोस्ट स्क्विड 998 प्रति जिन है। वो सोचता है कि उसका चौंकना सामान्य है क्योंकि बीस्ट मीट बहुत महंगा है। सबसे सस्ता गोस्ट स्क्विड भी लगभग 1000 प्रति जिन है। वो हाथ बढ़ाकर पैक किया हुआ गोस्ट स्क्विड उठा लेता है। वो कहता है कि वही खरीदेंगे। शेन किंगन हिचकिचाती है और कहती है ये बहुत महंगा है, पहले आंट एक्साइन से पूछ लेना चाहिए। एक्साइओ चेन धीरे से उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है चिंता मत करो। वो समझाता है कि उसकी माँ ने पहले ही एक्स्ट्रा खरीदने को कहा है। दृश्य बदलता है। उसकी माँ रसोई में कहती है कि जब बीस्ट मीट खरीद ही रहे हैं तो शेन किंगन के लिए भी कुछ जिन ले लो, वो वेचैट पर पैसे भेज देगी। एक्साइओ चेन मुस्कुराता है। उसे समझ आता है कि वो दोनों परिवारों के लिए फीस्ट बनाना चाहती है। वो ये भी सोचता है कि बांटने के अलावा उसे ये भी परखना है कि सीधे लाइफ एसेंस लेने से मीट खराब तो नहीं होगा। काउंटर पर वो 3 जिन गोस्ट स्क्विड के लिए 2994 जापानीज येन देता है। कैशियर का धन्यवाद करके वो दोनों बाहर निकलते हैं। घर लौटते समय 9 बज चुके हैं। शहर असुरक्षित लग रहा है, इसलिए वो सीधे लौटते हैं। साइकिल चलाते हुए भी एक्साइओ चेन खुद को रोक नहीं पाता। वो फिर टोकरी में हाथ डालकर गोस्ट स्क्विड को छूता है।
बैंगनी ऊर्जा तेजी से उठती है। एक सिस्टम मैसेज आता है कि उसने गोस्ट स्क्विड की लाइफ एसेंस का थोड़ा हिस्सा निगल लिया है। एक डरावना दृश्य बनता है। अनगिनत टेंटिकल्स और विशाल मुंह वाला भूत जैसा स्क्विड दिखाई देता है। गोस्ट स्क्विड बेस्टरी 0.1%। सड़क पर चलते हुए वो हिसाब लगाता है। 1-2 टेंटिकल से सिर्फ 0.1% खुला। 100% तक पहुंचने के लिए 998 प्रति, जिनके हिसाब से लगभग 1 लाख जापानीज येन लगेंगे। गोस्ट शैडो स्क्विड की एबिलिटी है पानी में घुलकर गायब हो जाना। अगर उसे ये ताकत मिल जाए तो कीमत वाजिब होगी, लेकिन ये पहले ही सबसे सस्ता बीस्ट मीट है। वो तय करता है कि उसे पैसे कमाने का तरीका ढूंढना होगा। वो परिवार से इतना पैसा नहीं मांग सकता। फिर उसे याद आता है कि उसने मीट इसीलिए खरीदा था कि देखे लाइफ एसेंस लेने से वो खराब होता है या नहीं। अब काफी समय हो चुका है, नतीजा दिखना चाहिए। वो टोकरी में देखता है। अंदर का गोस्ट स्क्विड अब भी ताजा है, बल्कि चमक रहा है। खराब होने का कोई निशान नहीं। वो नीचे देखता है और मुस्कुरा देता है। उसे यकीन हो जाता है कि लाइफ एसेंस लेने से मीट खराब नहीं हुआ। गोस्ट शैडो स्क्विड की बेस्टरी प्रोग्रेस 3% हो जाती है। अचानक शेन किंगन उसे चेतावनी देती है कि सामने कोई है। साइकिल का पहिया सड़क पर जोर से फिसलता है। एक आदमी किनारे कूदता है और माफी चिल्लाता है। एक्सायो चेन साइकिल संभाल लेता है। वो सिर सहलाता है और मानता है कि वो लाइफ एसेंस लेने में इतना खो गया था कि सड़क नहीं देख रहा था। शेन किंगन आगे इशारा करती है और देखने को कहती है। वो मुड़कर देखता है। एक मांसल लाल बालों वाला आदमी एक गुलाबी ड्रेस पहनी औरत को पीछे से पकड़े हुए है। उसकी गर्दन पर चाकू लगा है। औरत डर से कांप रही है। वो आदमी चिल्लाता है कि कोई पास ना आए और एक कदम बढ़ाया तो वो उसे मार देगा। दूर पुलिस अधिकारी हथियार ताने खड़े हैं। एक अधिकारी घोषणा करता है कि वो घिर चुका है और शांत रहकर हथियार नीचे रखने को कहता है। दूसरा अधिकारी चेतावनी देता है कि संदिग्ध कुशल है और बंधक को ढाल बनाकर लगातार हिल रहा है। वो कहता है कि लापरवाह गोली से बंधक को चोट लग सकती है। कोई स्लीपिंग गैस इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। कप्तान मना कर देता है। वो कहता है कि स्लीपिंग गैस बहुत साफ दिखेगा और असर होने से पहले संदिग्ध को भड़का सकता है। एक्सायो चेन झुककर जमीन से छोटा पत्थर उठाता है। वो कलाई झटकता है। पत्थर सीधा आगे जाता है। उसी पल पत्थर लाल बालों वाले आदमी के हाथ पर लगता है। उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। चाकू उसके हाथ से उड़ जाता है। औरत लड़खड़ाकर आगे गिरती है और वो हैरानी से चिल्लाता है। कप्तान चिल्लाता है कि अभी मौका है। पुलिस तुरंत दौड़ती है। वो संदिग्ध के हाथ पकड़कर उसे जमीन पर दबा देती है। हथकड़ियां उसकी कलाई पर लग जाती है। एक महिला अधिकारी बंधक को खींचकर दूर ले जाती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। लाल बालों वाला आदमी छटपटाता है, लेकिन वो सड़क पर मुंह के बल दबा दिया जाता है। शेन किंगन एक्सायो चेन को देखती है और पूछती है क्या अभी वाला पत्थर उसी ने फेंका था। वो तुरंत उंगली होठों पर रखता है और उसे चुप रहने को कहता है। वो साइकिल पकड़कर उसे साथ ले जाते हुए चल पड़ता है। तभी पीछे से आवाज आती है कि रुक जाओ। एक अधिकारी पुकारकर पूछता है क्या पत्थर उसी ने फेंका था। एक्सायो चेन मुड़कर घबराई मुस्कान देता है। वो हाथ उठाकर मना कर देता है। पीछे कप्तान दोनों बच्चों को धूल उड़ाते भागते देखता है। वो भौहें सिकोड़ता है और कहता है अजीब है कि कोई अच्छे काम का श्रेय नहीं ले रहा। वो हाथ में छोटा पत्थर उठाता है और कहता है बहादुरी के लिए इनाम है। एक्सायो चेन जड़ हो जाता है। वो अचानक मुड़ता है और सीधे कप्तान की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके पैरों के पीछे धूल उड़ती है और वो उसके सामने रुक जाता है। वो सिर खुजाता है और मान लेता है कि पत्थर उसी ने फेंका था। वो कहता है झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन इनाम के पैसे उसके लिए जरूरी है। शेन किंगन उसका नाम पुकारते हुए पीछे आती है। कप्तान सिर हिलाता है और कहता है कि रिपोर्ट के लिए स्टेशन आना होगा। वो कहता है कि वो उसे इनाम दिलाने में मदद करेगा। बाद में वो अपने परिवारों को बताते हैं कि बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। साइकिल पार्क में लॉक कर दी जाती है। पुलिस संदिग्ध को गाड़ी की तरफ ले जा रही होती है। तभी अचानक कुछ बदल जाता है। लाल बालों वाले आदमी का शरीर कांपने लगता है। उसके चेहरे पर नसें उभर आती है। उसकी आंखें सफेद हो जाती है। उसके मुंह से नुकीले दांत निकल आते हैं। एक अधिकारी चिल्लाता है कि वो हेरेटिक है। उसका शरीर फूलने लगता है और कपड़े फट जाते हैं। उसकी त्वचा पर घना फर उगाता है। उसका शरीर एक विशाल चूहे जैसे बीस्ट में बदल जाता है। अधिकारी पीछे हटते हैं और वो दानव दहाड़ता है। कप्तान आदेश देता है कि सभी सुरक्षा बल गोली चलाए और नागरिकों को बचाए। गोलियों की आवाज गूंजती है। गोलियां म्यूटेंट रैट के शरीर पर लगती है।
खबर मिलती है कि हेरेटिक ने रैट किंग जीन्स के साथ फ्यूजन किया है और वो अकेले संभाला नहीं जा सकता। बीस्ट झपटता है, वो एक अधिकारी को जमीन पर पटक देता है। ये देखकर एक्सायो चेन दोनों लड़कियों को पकड़ता है और भागता है। वो कहता है अभी सबसे जरूरी भागना है। वो सड़क पर दौड़ते हैं। शेन किंगन कहती है वो उनका पीछा नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जल्दी करनी होगी। अचानक ऊपर से कुछ गिरता है। बैंगनी कॉम्बैट सूट पहने एक आकृति आसमान से उतरती है। उसके आसपास सफेद लकीरें घूमती है। एक्सायो चेन ऊपर देखकर चौंक जाता है। उसे समझ आता है कि वो साइबोग है। साइबोग तेज किक से म्यूटेंट रैट के सिर पर वार करती है। टक्कर से दानव सड़क पार दूर जा गिरता है। वो हवा में तैरती है और कहती है कि लेजर कैनन चार्ज हो रहा है। उसके सामने रोशनी जमा होती है। एक किरण सीधी नीचे गिरती है। म्यूटेंट रैट दहाड़ता है और धमाके में घिर जाता है। उसका शरीर मुड़ता है और फिर गायब हो जाता है। एक्सायो चेन उसे देखता रह जाता है और कहता है वो कितनी ताकतवर है। वो अपनी साइकिल की तरफ देखता है और कहता है अच्छा हुआ वो टकराई नहीं। दोनों लड़कियां कहती है कि वो बच गए। चलते चलते वो अचानक रुक जाता है। वो टोकरी में देखता है, अंदर का गोस्ट स्क्विड भाप छोड़ रहा है। वो सोचता है कहीं बीस्ट मीट खराब तो नहीं हो गया। एक्सायो चेन हाथ में खराब हुआ बीस्ट मीट देखता है। उसे समझ आता है कि लाइफ एसेंस लेने से मीट सच में खराब होता है, बस तुरंत नहीं। वो नजर झुकाकर सोचता है इसे कैसे समझाए। वो तय करता है कि इसका दोष हेरेटिक पर डाल देगा। अचानक वो टेंटेकल जमीन पर फेंक देता है और पास में पैर पटकता है। वो जोर से कहता है कि ये सब हेरेटिक की वजह से हुआ। साइबोर का हमला इतना ताकतवर था कि मीट पक गया। दोनों लड़कियां उसे देखती है। उनमें से एक कहती है कि जरूरी ये है कि वो सुरक्षित है। उस रात वो सुरक्षा टीम के साथ स्टेशन लौटते हैं। बताया जाता है कि लेजर कैनन के बाद हेरेटिक का शरीर जलकर काले अवशेष में बदल गया और बदबू बहुत तेज थी। गाड़ी के अंदर जला हुआ शरीर स्ट्रेचर पर पड़ा है। एक्सायो चेन पास बैठा उसकी तरफ देखता है। उसे याद आता है कि पहले वाले बीस्ट फैंग में अभी भी लाइफ एसेंस थी। वो सोचता है क्या इस लाश में भी कुछ बचा है। वो सोचता है क्या वो इससे रैट किंग जीन ले सकता है। वो तय करता है कि पता करने का एक ही तरीका है। उसका हाथ धीरे नीचे जाता है। उसके आसपास लाल ऊर्जा घूमने लगती है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। उसने जाइंट म्यूटेंट रैट की लाइफ एसेंस का थोड़ा हिस्सा निगल लिया है। जाइंट म्यूटेंट रैट गाइड बुक प्रोग्रेस 5% पहुंच जाता है। एक्सायो चेन की आंखें फैल जाती है। उसे समझ आता है कि अवशेष जितना ताजा होगा उतनी ज्यादा लाइफ एसेंस मिलेगी। एक सुरक्षा अधिकारी उसे कहता है कि शांति से बैठो और इधर उधर मत हिलो। एक्सायो चेन खिंचाव लेकर कहता है वो बस ज्यादा देर बैठ गया था। बाद में पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिस में सुरक्षा कप्तान उसके सामने बाहें बांधकर खड़ा है। वो कहता है बहादुरी का इनाम पहले ही लागू कर दिया गया है। फिर वो पूछता है कि इतनी खराब रोशनी में एक मिडिल स्कूल का लड़का हेरेटिक के चाकू वाले हाथ पर इतना सटीक वार कैसे कर गया। एक्सायो चेन मुस्कुराता है और कहता है शायद इसलिए क्योंकि वो अक्सर अपना दाया हाथ ट्रेन करता है। कप्तान उसे चुपचाप देखता रहता है। तभी दरवाजा खुलता है। एक जानी पहचानी आवाज उसका नाम पुकारती है। एक्सायो चेन सिर घुमाता है। उसकी माँ जल्दी से अंदर आती है। वो चिंतित चेहरे के साथ उसकी तरफ दौड़ती है। वो पूछती है वो ठीक है या नहीं और कहती है उसने उसे डरा दिया। वो उसे कसकर गले लगा लेती है। एक्सायो चेन थोड़ा अकड़ जाता है और कहता है घबराओ मत। वो कहता है वो ठीक है और उसे बहादुरी का इनाम भी मिला है। उसकी माँ उसके हाथ कसकर पकड़ती है और कहती है अगली बार खतरा हो तो पहले कहीं सुरक्षित जगह छिप जाना। वो कहती है वो बस चाहती है कि वो सुरक्षित बड़ा हो। वो चुपचाप उसे देखता है, फिर वादा करता है कि वो सबसे पहले खुद को सुरक्षित रखेगा। वो दोनों साथ बाहर निकलते हैं। कप्तान पीछे से चुपचाप उन्हें देखता रहता है। बाहर दो अधिकारी आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि रैट गॉड कल्ट अब ज्यादा बेखौफ हो रहा है। वो बताते हैं कि आज रात जिस आदमी को गोली लगी वो ग्वेंग्यान यूनिवर्सिटी का लिबरल आर्ट्स छात्र था जिसे रैट गॉड कल्ट ने बहका दिया था। वो कहते हैं सिर्फ सदस्यों को खत्म करना काफी नहीं है, उन्हें खुद को रैट किंग कहने वाले को भी मिटाना होगा। एक्सायो चेन रैट किंग शब्द सुनकर हल्का सा सिर झुका लेता है। बाद में वो शेन किंगन के पास बैठकर अपना फोन देखता है। वो पढ़ता है कि कल्ट का मुख्य ठिकाना शंघाई सिटी में है। ज्यादातर सदस्य समाज से कटे हुए लोग हैं। इस साल उनकी गतिविधियां बढ़ गई है। वो चुपचाप स्क्रीन स्क्रॉल करता है। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी आंखें हल्की फैल जाती है। जानकारी में लिखा है कि रैट किंग खुद को एक उच्च जीवन रूप में इवॉल्व करना चाहता है। वो अपने अनुयायियों को बड़ी मात्रा में
एवोल्यूशन मटेरियल्स इकट्ठा करने के लिए मजबूर कर रहा है। उसके मन में एक दृश्य बनता है, एक विशाल रैट किंग खड़ा है और उसके आसपास अनुयायी घुटनों पर झुके हैं। एक्सायो चेन सोचता है क्या रैट किंग ने पहले ही चेतना हासिल कर ली है। वो खिड़की से बाहर देखता है और सड़क पर एक चूहे को देखता है। वो पहले वाले विशाल चूहे को याद करता है और सोचता है क्या उसका उससे कोई संबंध है। फिर वो सिर हिलाता है और खुद से कहता है कि दक्षिण में बिल्ली जितने बड़े चूहे भी असामान्य नहीं होते। अचानक उसे कुछ महसूस होता है। वो शैन किंगडन की तरफ मुड़ता है। वो चुपचाप सिर झुकाए बैठी है। उसके हाथ घुटनों को कसकर पकड़े हैं। उसके पैरों पर पसीना बह रहा है। वो उसे देखता है और सोचता है क्या ये फिर से हो रहा है। वो फर्श पर बैठकर घुटनों को गले लगा लेती है। घबराने पर वो खुद को रोक नहीं पाती, बिल्कुल बचपन जैसा। रात में बाहर सड़क शांत है और एक चूहा कूड़ेदान में खोजबीन कर रहा है। तभी एक औरत घबराकर चिल्लाती है कि मीट गायब है। वो सिर खुजाता है और कहता है रास्ते में हड़बड़ी हुई होगी, शायद उससे गिर गया। वो कहती है कोई बात नहीं, वो सुरक्षित है, यही काफी है। मीट को भूल जाओ। वो राहत की सांस लेता है और सोचता है उसने माँ को मना लिया। वो जल्दी से अपने पिता का हाथ पकड़ता है और चेतावनी देता है कि इलाका खतरनाक है और हालात सुरक्षित नहीं। उसके पिता कहते हैं चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। वो कहता है कि मीट मिल भी जाता तो खराब हो चुका होता। पिता पूछते हैं उसे कैसे पता। वो तुरंत कह देता है उसने बस अंदाजा लगाया। दूसरी तरफ एक सुरक्षा अधिकारी ऑफिस में खड़ा सिगरेट पीते हुए सोच रहा है कि एक मिडिल स्कूल का लड़का इतना जोर से पत्थर कैसे फेंक सकता है। अचानक उसे ऊपर कुछ दिखता है। अलमारी के ऊपर एक विशाल चूहा झुका बैठा है। वो चौंक कर ऊपर देखता है और पूछता है ये कहाँ से आया। चूहा ऊपर से कूद पड़ता है। अधिकारी तुरंत बंदूक निकालकर ऊपर फायर करता है। गोलियां उस दानव की तरफ चलती है। स्कूल में वो अपनी डेस्क पर बैठकर आह भरता है। वो सोचता है कि वो अब भी पिछली रात वाले रैटमैन और उस महिला साइबोर्ग से बहुत कमजोर है। वो प्रगति तेज करने के लिए पैसे कमाने के बारे में सोचता है और गोस्ट शैडो स्क्विड अनलॉक करने की कल्पना करता है। उसे समझ आता है कि सिर्फ स्कूल प्रतियोगिता की स्कॉलरशिप पर निर्भर रहना बहुत धीमा होगा। वो थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन ट्यूटर बनने और नोट्स बेचने का सोचता है, फिर उसे ठुकरा देता है। वो रुकता है और कहता है उसके पास बेहतर योजना है। उसे याद आता है कि इस दुनिया में मार्शल एबिलिटी पढ़ाई से भी ज्यादा अहम है। वो मुट्ठी भींचता है और फैसला करता है कि अब कदम उठाएगा। जिम्नेजियम बिल्डिंग सी के अंदर कोर्ट पर छात्र लाइन में खड़े हैं और कोच बोतल से पानी पी रहा है। वो आगे बढ़कर कोच गुओं को नमस्ते करता है। कोच पूछता है वो जुड़ने आया है या सिर्फ टीम के बारे में जानने। वो धीरे से पूछता है अगर वो टीम में शामिल हो जाए तो क्या शहर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा मिल सकता है और क्या इनाम बड़े होते हैं। कोच कहता है मौके मिलेंगे और हर इनाम 10,000 तक का हो सकता है। वो तुरंत शामिल होने का फैसला करता है और कहता है आज से वो आधिकारिक सदस्य है। दोनों हाथ मिलाते हैं। कोच हाथ उठाकर सबको बुलाता है और घोषणा करता है कि नया सदस्य जुड़ा है। कोच उसका परिचय लिन जिचन के रूप में कराता है, स्कूल स्पोर्ट्स मीट का ग्रैंड स्लैम चैंपियन, और बताता है कि वो मार्शल आर्ट्स टीम में शामिल हो गया है। छात्र एक एक कर अपना परिचय देते हैं। वो विनम्रता से अपना परिचय देता है क्योंकि उसने पहले कभी ट्रेनिंग नहीं की। कोच बेसिक पंचेस और किक्स दिखाता है। वो कहता है तकनीकें आसान दिखती है लेकिन असल में मुश्किल है और उसे कोशिश करने को कहता है। वो एक पैर उठाकर मुद्रा की नकल करता है। वो ध्यान से कोच की चाल देखता है। वो तुरंत तकनीक समझ जाता है। वो पंचेस की प्रैक्टिस शुरू करता है। उसकी हरकतें तेजी से दोहरने लगती है। उसकी फिजिकल एबिलिटी बढ़ने लगती है। फिर वो लेग टेक्निक्स पर आता है। वो बार बार किक मारता है और ट्रेनिंग जारी रखता है। उसकी लेग एबिलिटी लगातार सुधरती रहती है। कोच हैरानी से देखता रह जाता है और चिल्लाता है कि ये नामुमकिन है। वो उसकी हरकतों को देखता है और सोचता है सिर्फ एक बार देखकर कोई कैसे सीख सकता है। उसे समझ आता है कि ये तभी हो सकता है जब वो एक दुर्लभ मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी हो। शहर पर रात उतर आती है। घर पर उसकी माँ उसे आवाज देती है कि कटोरे ले आओ, खाना तैयार है। वो हाथ में चम्मच लेकर भागता हुआ आता है और पूछता है आज क्या बना है। वो कहती है ये वही गोस्ट शैडो स्क्विड है जो वो चाहता था। टेबल पर गरम खाना रखा जाता है। वो गहरी सांस लेकर कहता है खुशबू बहुत अच्छी है। वो कहती है सूंघना बंद करो और गरम गरम खाओ। वो एक कौर लेता है और उसके पकाने की तारीफ करता है। वो कहती है ज्यादा खाओ क्योंकि उसने बहुत खरीदा है। खाने के बाद उसके मन में संदेश आता है कि उसने गोस्ट शैडो स्क्विड की लाइफ एसेंस का थोड़ा हिस्सा सोख लिया है। उसे समझ आता है कि सीधे खाकर भी काम करता है।
खबरों में एक 14 साल की लड़की दिखाई जाती है जिसने एनर्जी कोर के साथ फ्यूजन कर इतिहास की सबसे कम उम्र की साइबोर्ग बन गई है। रिपोर्ट उसकी ताकत और गति बताती है। लिन जिचन चुपचाप देखता है और सोचता है जीन फ्यूजन यूजर्स ज्यादा ताकतवर हैं या साइबोर्ग्स। दूसरी खबर आती है, एक हादसा हुआ है। एक सुरक्षा कप्तान अपने ऑफिस में एक जाइंट म्यूटेंट रैट द्वारा मारा गया। वो देखता है और शक करता है कि ये पिछली रात वाले चूहे से जुड़ा हो सकता है। वो मुट्ठी भींचता है और ट्रेनिंग और तेज करने का फैसला करता है। कुछ समय ट्रेनिंग के बाद वो सड़क पर तेज दौड़ लगाता है और 100 मीटर का समय रिकॉर्ड करता है। वो छतों पर छलांग लगाकर स्थिर उतरता है। रात के आसमान के नीचे खुले मैदान में पंचेस और किक्स की प्रैक्टिस जारी रखता है। अगली सुबह वो जिम की तरफ चलता है और शेन किंगन उसके साथ है। एक गुलाबी बालों वाली लड़की उसे गर्मजोशी से नमस्ते करती है और ताजा दूध देती है, लेकिन वो विनम्रता से मना कर देता है। एक सुनहरे बालों वाला छात्र गुस्सा हो जाता है कि उसने उपहार ठुकराया और उसे रोक लेता है। वो आमने सामने बहस करते हैं और वो कहता है कि उसे दूध से एलर्जी है। लड़का उसे झूठा कहता है और स्पारिंग की चुनौती देता है। कहता है अगर वो हार गया तो उसे पूरी बोतल पीनी होगी। एक नया मिशन दिखाई देता है, औपचारिक मुकाबलों में 1000 विरोधियों को हराने का, और उसे समझ आता है कि चौथी अचीवमेंट शुरू हो गई है। वो चुनौती स्वीकार करता है और कहता है मुकाबला शुरू करो। आसपास के छात्र खबर सुनकर देखने दौड़ पड़ते हैं। जिम में छात्र इकट्ठा होकर 2 लड़कों के चारों तरफ घेरा बना लेते हैं और बीच में एक शिक्षक खड़ा होता है। एक बैंगनी बालों वाली लड़की जिचन के लिए चीयर करती है और कहती है सामने वाले को सबक सिखाओ। एक गुलाबी बालों वाली लड़की फोन उठाकर कहती है वो जूनियर ब्रदर जिचन की बहुत सारी तस्वीरें लेगी। सुनहरे बालों वाला लड़का एक तरफ देखता है और सोचता है सबको लगता है वो हार जाएगा। वो आगे बढ़ता है और सोचता है कि इस प्रतिभाशाली जूनियर को अभी ही कुचल देना चाहिए, क्योंकि पिछले महीने उसकी ताकत तेजी से बढ़ी है। लिन जिचन शांत खड़ा रहता है। वो कहता है उसे अभी घर जाकर खाना भी खाना है, जल्दी खत्म करें। सुनहरे बालों वाला मुस्कुराकर मान जाता है। शिक्षक हाथ उठाकर याद दिलाता है कि दोस्ती पहले है और मुकाबला बाद में, और मैच शुरू होता है। झंग कई चिल्लाकर कहता है एक सेकंड रुको। वो मुस्कुराकर कहता है वो 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, जबकि जूनियर सिर्फ 1 महीने से। बराबरी के लिए वो 3 उंगलियां दिखाता है और कहता है पहले 3 बार जिचन कर ले। जिचन तुरंत आगे झपटता है और सीनियर चौंक जाता है। वो पल भर में उसकी पहुंच के अंदर आ जाता है। जिचन पूरी ताकत से सीधा मुक्का मारता है। वार झंग कई के चेहरे पर पड़ता है और खून हवा में उछलता है। सीनियर जिम के फर्श पर पीछे की तरफ उड़ जाता है। वो जमीन पर गिरकर बिल्कुल निश्चल पड़ा रहता है और उसके मुंह से भाप निकलती है। भीड़ में एक छात्र अविश्वास से चिल्लाता है कि सिर्फ एक मुक्के में मुकाबला खत्म हो गया। बाकी सीनियर टीम के सदस्य जमे खड़े रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि सब खत्म हो चुका है। हन्हा हाथ उठाकर जिचन की जीत पर जोर से चीयर करती है। पास खड़ी लड़कियां उछलने लगती हैं और कहती है उनका जूनियर ब्रदर कमाल था। जिचन के सामने एक सिस्टम विंडो आता है। उसमें बताया जाता है कि उसने एक राइवल को हरा दिया है। साथ ही उसे अपोजिट सेक्स का अफेक्शन और प्रायोरिटी मेटिंग राइट्स भी मिले हैं। जिचन काउंटर देखता है और नोट करता है कि अगला एट्रीब्यूट अनलॉक करने के लिए उसे अभी 999 राइवल्स और हराने होंगे। वो सिर खुजाकर मुस्कुराता है और बाकी सीनियर से पूछता है क्या वो भी स्पार करना चाहेंगे। ये सुनते ही सीनियर छात्र डर से जड़ हो जाते हैं। वो तुरंत ट्यूशन और डिनर के बहाने बनाने लगते हैं। कुछ चक्कर आने का नाटक करते हैं, कुछ बाथरूम जाने की बात कहकर जिम से निकल जाते हैं। फर्श पर झंग कई छाती पकड़कर घुटनों के बल उठने की कोशिश करता है। वो चिल्लाता है कि वो नहीं मानता और कहता है ये बस अचानक हमला था। कोच उसे मर्द की तरह हार स्वीकार करने को कहता है। वो तय करता है कि किसी और छात्र से जिचन की ताकत जांची जाए ताकि पता चले ये किस्मत थी या नहीं। वो एक्सायो लिजी को आगे बुलाता है। एक्सायो लिजी डर से कांप जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसे चुना गया। वो रिंग में रक्षात्मक मुद्रा में हाथ उठाकर खड़ा होता है। वो जिचन से माफी मांगता है और कहता है चेहरे पर मत मारना। 10 मिनट बाद एक्सायो लिजी जमीन पर हाफता पड़ा है, पूरी तरह थका हुआ। उसके पीछे सारे सीनियर्स मैट पर बिखरे पड़े हैं, सब नॉकआउट। जिचन कहता है उसने ज्यादा जोर नहीं लगाया, बस हल्का आदान प्रदान किया। वो सिस्टम देखता है और समझता है कि झंग कई के अलावा किसी की हार उसकी प्रगति में नहीं गिनी गई। विंडो बताता है कि नेचुरल सिलेक्शन
एट्रीब्यूट अनलॉक करने के लिए आधिकारिक प्रतियोगिता में राइवल्स हराने होंगे। एक बड़ा सीनियर उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे असली जीनियस कहता है। वो घोषणा करता है कि सिर्फ एक महीने में जिचन टीम का एस बन गया है। वो मुट्ठी उठाकर कहता है इस साल रीजनल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में वो पहला स्थान लेंगे। जिचन ध्यान से सुनता है और उसकी आंखें चमक उठती है। उसे समझ आता है कि टूर्नामेंट एक साथ कई अपोनेंट हराने का सही मौका है। वो खुद को रिंग में कल्पना करता है और समझ जाता है कि प्रतियोगिता की जीते ही उसकी अचीवमेंट प्रगति बढ़ाएंगी। अचानक झंग कई उसे रुकने को पुकारता है। वो कहता है वो हार मानता है और अब कुछ नहीं कहेगा, चाहे जिचन उसके सिर पर कुछ भी कर दे। पूरा समूह घृणा और हैरानी से उसे घूरता है। सब तुरंत मुड़कर जिम से भाग जाते हैं और झंग कई अकेला रह जाता है, अपनी बात पूरी करने की कोशिश करता हुआ। इस दुनिया में हाई स्कूल के छात्र पढ़ाई या मार्शल आर्ट्स में से एक चुनते हैं और लड़ाई को सबसे ऊपर माना जाता है। शेन किंगन भी जिचन के साथ ट्रेनिंग शुरू करती है ताकि वो मार्शल आर्ट्स क्लास में जा सके। 3000 मीटर दौड़ने के बाद वो 1 घंटा कॉम्बैट टेक्निक्स की प्रैक्टिस करते हैं। फिर सिटअप्स और पुशअप्स से अपनी एंड्योरेंस बढ़ाते हैं। सेशन के बाद जिचन उसकी मांसपेशियों का तनाव कम करने के लिए मालिश करता है। वो टूर्नामेंट से पहले अगला एट्रीब्यूट अनलॉक करने के लिए कड़ी ट्रेनिंग जारी रखता है। 1 महीने बाद प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। जिचन अपना सामान लेकर सिटी जिम्नेजियम पहुंचता है। इंतजार क्षेत्र में सीनियर लीडर ब्रैकेट्स देखता है। वो चिंतित होता है और बताता है कि उनका मुकाबला सबसे मजबूत टीम शंघाई नंबर 1 हाई से है। टीम घबरा जाती है क्योंकि सामने वाला 100 मीटर 9 सेकंड से कम में दौड़ सकता है। जिचन हाथ उठाकर कोच से कहता है कि वो पहले उतरना चाहता है। कोच उसकी तरफ देखता है और कहता है कि वो सबसे पहले उतरेगा। शेन किंगन हाथ हवा में उठाकर उसके लिए चीयर करती है। उसके पास खड़ा एक आदमी मेगाफोन में चिल्लाता है कि टीचर्स उसी पर भरोसा कर रहे हैं। लिन जिचन एक बार कंधा घुमाता है और स्टेज पर आगे बढ़ जाता है। सामने दूसरी स्कूल का लंबा ताकतवर छात्र आता है और उसे ऊपर से देखता है। वो कहता है उसने रोस्टर में उसका नाम देखा था। वो जोड़ता है कि एक फर्स्ट ईयर मिडिल स्कूलर का 8 स्कूलों के टूर्नामेंट के मार्शल स्टेज तक पहुंचना प्रभावशाली है। फिर उसका चेहरा बदल जाता है। वो कहता है ये स्टेज किसी छोटे फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है जो अभी 1.7 मीटर भी नहीं पहुंचा। वो हाथ उठाकर मसल्स दिखाता है और कहता है उसे असली साइज और पावर गैप महसूस कराएगा। रेफरी बीच में खड़ा होकर मुकाबला शुरू होने की घोषणा करता है। बड़ा छात्र तुरंत झुककर आगे झपटता है। वो सीधा मुक्का जिचन के चेहरे की तरफ मारता है। जिचन हल्का सा शरीर साइड में झुकाता है। मुक्का उसके गाल के पास से निकल जाता है। उसी हरकत में जिचन आगे बढ़ता है। वो हथेली उसके सीने पर टिकाता है। वार सीधा लगता है। बड़े छात्र की आंखें फैल जाती है। उसका शरीर जमीन से उठ जाता है। वो हवा में पलटता है। वो स्टेज पर गिरकर फर्श पर फिसलता चला जाता है। घोषक तुरंत घोषित करता है कि लिन जिचन जीत गया। जिचन शांत होकर हाथ नीचे कर लेता है। शेन किंगन उछलकर कहती है ये कमाल था। उसकी स्कूल के छात्र आगे झुककर चिल्लाते हैं कि वो पागल है। दूसरी तरफ हारा हुआ छात्र खड़ा होता है और उसका कोच उसे डांटता है। कोच कहता है उसे सीधे भागने के बजाय फुटवर्क इस्तेमाल करना चाहिए था। स्टेज पर जिचन के सामने सिस्टम इंटरफेस आता है। वो पुष्टि करता है कि उसने एक राइवल को हराया है। उसकी टूर्नामेंट रैंकिंग बढ़ती है। उसके हराए गए राइवल्स की संख्या 1000 में से 21 हो जाती है। जिचन हल्का मुट्ठी भींचता है। वो समझता है कि आधिकारिक और बड़े मुकाबलों में जीत उसकी अचीवमेंट को आगे बढ़ाती है। कोच चेन फेंग की तरफ मुड़ता है और कहता है अब उसकी बारी है और आदेश देता है कि फर्स्ट ईयर को जल्दी हराए। चेन फेंग सिर हिलाकर कहता है समझ गया। वो स्टेज पर आता है और गार्ड उठाता है। रेफरी हाथ गिराकर मुकाबला शुरू होने की घोषणा करता है। चेन फेंग तुरंत दौड़ता है। वो पलक झपकते दूरी मिटाकर जिचन के सिर की तरफ भारी मुक्का मारता है। जिचन शरीर साइड में करता है। मुक्का उसके चेहरे के पास से निकल जाता है। उसी पल जिचन आगे बढ़ता है। उसकी हथेली सीधे चेन फेंग के धड़ पर लगती है। चेन फेंग जमीन से उठ जाता है। वो हवा में पलटता है। वो जोर से स्टेज पर गिरता है। उसका शरीर फर्श पर घूमता हुआ मुंह के बल जा टकराता है। रेफरी तुरंत मेडिकल सहायता बुलाता है और कहता है चेन फेंग का सिर लग गया होगा। मेडिकल स्टाफ स्ट्रेचर लेकर दौड़ता है और उसे उठाकर ले जाता है। दर्शक हैरानी से शोर मचाते हैं। कुछ कहते हैं ये किस्मत है, कुछ शिकायत करते हैं मुकाबला संदिग्ध लग रहा है। एक आदमी सिर पकड़कर कहता है ये किस्मत नहीं। वो घोषित करता है शंघाई हाई का फर्स्ट ईयर असली खिलाड़ी है। बैक स्टेज एक कोच गांव एफआई को पुकारता है
और कहता है अब उसकी बारी है। कोच उसे आदेश देता है कि बचाव पर ध्यान रखे और सीधे हमला न करे। गांव एफआई शांत होकर आगे बढ़ता है और कहता है वो जीतेगा। वो अपनी मुद्रा बनाता है और आंखें सिकोड़ता है। वो मन ही मन सोचता है कि लिन ज़िचेन शारीरिक रूप से इतना मजबूत नहीं, बस तरकीबों से जीतता है। वो खुद को याद दिलाता है कि वो 100 मीटर 9 सेकंड से कम में दौड़ सकता है और उसके पास ज्यादा लड़ाई का अनुभव है। दर्शक दीर्घा में लोग गांव एफआई की रफ्तार और पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं उसका पिता जीन फ्यूजन यूजर है और उसकी शारीरिक क्षमता सामान्य लोगों से बहुत ऊपर है। रेफरी फिर संकेत देता है। गांव एफआई उछलकर ऊपर जाता है और ऊपर से लिन ज़िचेन की तरफ झपटता है। गांव एफआई की मुट्ठी की तकनीक सीधे टकराती है। फ्लोइंग वाटर शैटरिंग रॉक फेस्ट के शब्द उभरते हैं और उसके मुख के चारों ओर बढ़ने लगते हैं। साइडलाइन से कोच चिल्लाता है और पूछता है वो बचाव की जगह हमला क्यों कर रहा है। गांव एफआई चिल्लाकर जवाब देता है कि उसके जैसे जीनियस को बचाव की जरूरत नहीं। वो मुक्कों की बारिश के साथ आगे बढ़ता है। हर दिशा से मुक्के गिरते हैं। ज़िचेन शांत होकर देखता है और सोचता है तकनीक दिलचस्प है। वो पहले इसे देखकर सीखने का फैसला करता है। गांव एफआई लगातार वार करता रहता है। उसका चेहरा कस जाता है क्योंकि कोई भी वार नहीं लगता। वो सोचता है वो एक भी वार क्यों नहीं लगा पा रहा। दोनों फिर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। गांव एफआई पूछता है उसने सब कैसे बचा लिया। ज़िचेन शांत होकर पूछता है क्या उसके पास और चालें हैं और कहता है सब इस्तेमाल कर ले। गांव एफआई चिल्लाता है ये खुली चुनौती है। वो और भी घनी मुक्कों की लहर छोड़ता है। ज़िचेन आगे बढ़ता है। वो शरीर मोड़कर ठोस वार करता है। गांव एफआई का शरीर जमीन से उठ जाता है। वो जोर से स्टेज पर गिरता है। भीड़ चौड़ी आंखों से जड़ हो जाती है। छात्र खड़े होकर चीयर करते हैं। वो चिल्लाते हैं एक्सायो चेन ने कमाल कर दिया। वो उसे बीस्ट कहते हैं। वो चिल्लाते हैं उसकी लगातार 3 जीत हो गई। वो स्टेज पर शांत खड़ा मुट्ठी उठाए रहता है। अगले विरोधी पहले से भी कमजोर होते हैं। एक और राइवल फर्श पर गिरा पड़ा है और वो हाथ नीचे कर देता है। जल्द ही शंघाई नंबर 1 हाई के 5 सदस्य हार जाते हैं। उसके हराए गए राइवल्स की संख्या 16 हो जाती है। अगले 2 दिनों में वो 2 और स्कूलों के छात्रों को हराता है। वो एक को मारकर दूर उड़ा देता है। दूसरा साफ वार से गिर जाता है। शंघाई हाई 8 स्कूलों के टूर्नामेंट की चैंपियन बन जाती है। कोच ट्रॉफी सिर के ऊपर उठाता है। टीम पीछे खड़ी अपने मेडल्स पहने रहती है। एक सिस्टम विंडो आता है जिसमें 16 में से 1000 राइवल्स खत्म दिखते हैं। वो चुपचाप संख्या देखता है। उसे समझ आता है अभी 984 अलग विरोधियों को हराना बाकी है। वो समझता है नेचुरल सिलेक्शन एट्रीब्यूट अनलॉक करने में समय लगेगा। बाद में कोच उसे मोटी नकदी की गड्डी देता है। वो कहता है ये पूरे 20,000 का इनाम है। वो हैरान होता है कि मिस्टर गो उसे टूर्नामेंट का ज्यादातर इनाम दे देता है। उसे याद आता है कि पिछली शैक्षणिक प्रतियोगिताओं के इनाम मिलाकर उसने करीब 30,000 युआन बचा लिए हैं। वो पैसे हाथ में लेकर मुस्कुराता है और पीछे ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट दिखाई देते हैं, लेकिन पैसा जल्दी खत्म हो जाता है। वो सी फूड काउंटर पर खड़ा मोटी गड्डी थमा देता है। डिस्प्ले पर एक बड़ा गोस्ट शैडो स्क्विड रखा है। घर पर उसकी माँ कहती है धीरे खाओ। वो लगातार स्क्विड का मांस खाता रहता है। गोस्ट शैडो स्क्विड कोडेक्स प्रोग्रेस 33% पहुंच जाता है। मिडिल स्कूल के दूसरे साल में वो टियर 3 ऑर्डिनरी से टियर 4 ऑर्डिनरी तक पहुंच जाता है। वो एक हाथ से विशाल पत्थर सिर के ऊपर उठा लेता है। समय बीतता है और वो और शेन किंगन शंघाई के मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हो जाते हैं। जल्द ही प्रवेश परीक्षा का परिणाम आता है। ज़िचेन जिले में लिबरल आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स दोनों में पहला स्थान लाता है। किंगन पढ़ाई में अच्छा करती है, लेकिन उसका मार्शल आर्ट्स स्कोर शंघाई हाई की एलीट मार्शल आर्ट्स क्लास की सीमा तक नहीं पहुंचता। वो सिर झुकाकर चुप बैठी रहती है। वो पूछती है क्या इसका मतलब वो एक ही हाई स्कूल में नहीं जा पाएंगे। ज़िचेन धीरे से उसके माथे को छूता है और पूछता है उसे कैसे पता होगा। वो कहता है शंघाई हाई का प्रिंसिपल उसके घर आने वाला है। वो कहती है प्रिंसिपल उसे मार्शल आर्ट्स क्लास में रुकने के लिए मनाने आ रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है उसका इससे कोई संबंध नहीं। ज़िचेन उसे चिंता न करने को कहता है। वो कहता है वो शंघाई हाई में सिर्फ एक शर्त पर रहेगा। वो दरवाजे की तरफ मुड़कर कहता है कि वो उसकी डेस्क मेट बनेगी। वो बाहर चलता है और वो तुरंत उसके पीछे चल पड़ती है।